देखिए, तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन, चैप्टर पहला है। तो ये सबसे बेसिक चैप्टर है, फिजिक्स का पहला स्टार्टिंग चैप्टर, 11th की फिजिक्स का क्या है, पहला चैप्टर है। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि फिजिक्स आखिर होता क्या है, व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स का मतलब क्या है, बताओ। हाँ, नेचर नहीं, इट्स द स्टडी ऑफ, नॉट नेचर, लॉज ऑफ नेचर, इज द स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर। जैसे मैंने बोला कि ये बॉक्स है, अगर इसको मैं गिराऊं तो ये नीचे आ रहा है, नीचे ये आ रहा है, तो क्यों आ रहा है भाई, आ रहा है, इट्स अ नेचुरल टेंडेंसी, ये नीचे आ रहा है। जैसे न्यूटन साहब ने क्या किया था, ग्रेविटेशनल लॉ की खोज की थी, एप्पल उनके सर पे गिरा, तो गिरा, उससे पहले एप्पल नहीं गिरते थे क्या, तब भी गिरते थे। न्यूटन ने जब ग्रेविटेशनल की लॉ का मतलब खोजा, उससे पहले एप्पल नीचे नहीं गिरता था, ऊपर जाता था, नीचे ही गिरता था। लेकिन उन्होंने सोचा कि क्यों गिर रहा है, उन्होंने सोचा कि ये क्यों गिर रहा है, तो ये नेचुरल, अच्छा ये किसका लॉ किसका है, नेचर का ही लॉ है, नेचुरल लॉ। तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ नेचर। तो लिख लीजिए पहला, व्हाट इज फिजिक्स, हेडिंग ऐसे लिखिए, टॉपिक लिखिए व्हाट इज फिजिक्स, इसमें लिखिए इट इज द स्टडी ऑफ नेचर, it is the study of nature and its laws, it is the study of nature and its laws, and its laws, ठीक है। नेक्स्ट लिखो मैथमेटिक्स, ऐसे करके लिखिए, मैथमेटिक्स इज language of physics, mathematics is language of physics, मैथमेटिक्स क्या है, लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के जो लॉज हैं वो डिफाइन कैसे किए जाते हैं, इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। जैसे न्यूटन का सेकंड लॉ है, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहलाता है, कहता है कि एफ एक्सटर्नल बराबर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, और उसको हम क्या लिखते हैं, एफ बराबर एम इंटू ए। तो ये एफ बराबर एम ए क्या है, इट्स अ मैथमेटिकल इक्वेशन। तो लॉज हमने पढ़ा, थ्योरी जाने, और थ्योरी को लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, मैथमेटिक्स जानना जरूरी है। तो कहेंगे मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखिए, अब जैसे बहुत सारे लॉज हैं, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट लॉज हैं। मान लो कि ये पेन है, अब पेन की मुझे लेंथ नापनी है, पेन की मान लो लेंथ नापनी है, या इसका मुझे धार नापना है, ठीक है, ये डिफरेंट लॉज हैं कोई भी। या ये बल्ब जल रहा है तो ये कितनी तेजी से जल रहा है, क्या ब्राइटनेस दे रहा है। तो जितने भी नेचर में क्या है, लॉज हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं लॉज फिजिक्स के, उनको डिफाइन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करनी पड़ेगी। क्या डिफाइन करना पड़ेगा, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे पेन है, अब पेन में क्या है बेटा, एक तो इसकी लेंथ है, लंबाई है, दूसरा क्या है, इसका भार है, तो कुछ इसका मास होगा, कुछ उसकी लेंथ होगी। तो दो चीजें अगर मैं डिफाइन करूं तो मैं क्या पेन को डिफाइन कर सकता हूं, ठीक है। तो ये मास और लेंथ क्या है, दिस इज द फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। या हम फिजिक्स का कोई भी लॉ डिफाइन कर रहे हैं तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी। भाई एफ बराबर एम ए तो तभी लिख पाएंगे जब हम फोर्स को डिफाइन कर लें, मास को डिफाइन कर लें और एक्सेलरेशन को डिफाइन कर लें, तभी तो एफ बराबर एम ए लिख पाएंगे। तो इसमें क्या है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी लिखो, इसमें हेडिंग डालो, फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी ब्रैकेट में पी क्यू, इसको क्या कहते हैं, पी क्यू। इसमें लिखिए दोज क्वांटिटी बाय विच वी डिफाइन लॉज ऑफ फिजिक्स, लॉज ऑफ फिजिक्स आर those quantity by which we define laws of physics are physical quantity
those quantity by which we define laws of physics are physical quantity, pq, ब्रैकेट में pq। फिर नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लाइन से लिखिए, द क्वांटिटी which can be measured by an instrument and the quantity which can be measured by an instrument and by means we define laws of physics are known as physical quantity, these are of two type, फर्स्ट लिखिए ऐसे बना के, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सेकेंड derived physical quantity, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को बोलेंगे एफपीक्यू, डेराइव्ड को बोलेंगे डीपीक्यू। ठीक है, अब देखिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है ना, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जो फिजिकल क्वांटिटी वो क्या होती है, द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। जैसे मान लो इसकी लेंथ है ना, तो उसको मेजर किया जा सकता है ना इंस्ट्रूमेंट से, या इसका भार है उसको मेजर किया जा सकता है, भार किस में होता है, भार ग्राम, किलोग्राम, ठीक है, पाउंड, कुछ भी हो सकता है। लेंथ मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किसी में नापी जा सकती है। बट मैं बोलूं कि आपकी हंसी है, जैसे आप हंस रहे हैं या रो रहे हैं, तो उसको भी मेजर किया जा सकता है क्या, कि आज मैं 4 किलोग्राम हंसा, ऐसा हो सकता है कि आज मैं 6 किलोग्राम रोया ना, किलोग्राम नहीं, लाफ्टर की तो अलग यूनिट बनानी पड़ेगी ना। तो ऐसा कुछ लाफ्टर की यूनिट बनी है, या ह्यूमन इमोशन की यूनिट बनी है, या ह्यूमन के स्ट्रेस की यूनिट बनी है। जैसे आपको स्ट्रेस है ना, तो मान लो उसकी यूनिट है एसटी, तो आपने कह दिया मुझे आज 100 एसटी स्ट्रेस हो रखा है, बना नहीं बना, क्योंकि हम उसको मेजर नहीं कर सकते। तो जिस चीज को मेजर कर सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। जिस चीज को इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम मेजर कर सके उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। अब लिखिए, देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, 7 फिजिकल क्वांटिटी है, जिसमें क्या है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी और मास ऑफ द सब्सटेंस, ये 7 क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और सारी फिजिकल क्वांटिटी क्या है, डेराइव्ड है, इन्हीं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बनी हुई है, डेराइव्ड की गई हुई है। केवल 7 ही, नेचर में कितनी है, केवल 7 फिजिकल क्वांटिटी हैं, उन्हीं के मदद से हम सारे लॉ ऑफ नेचर को डिफाइन कर सकते हैं, जो भी हमारे फिजिक्स में अभी तक अवेलेबल है। तो वो कितनी हो गई, 7। और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गई, जिनकी मदद से हम फंडामेंटल, मतलब वो क्या है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आर मेड बाय द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, हेडिंग डालिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसमें देखिए, there are 7 physical quantity, there are 7 fundamental physical quantity, there are 7 fundamental physical quantity। फर्स्ट लिखिए लेंथ, सेकंड मास, फर्स्ट लिखिए लेंथ, सेकंड लिखिए मास, थर्ड इलेक्ट्रिक करंट, फोर्थ फर्स्ट लेंथ, सेकेंड मास, थर्ड लिखिए
इलेक्ट्रिक करंट लिखा, फोर्थ लिखिए टाइम, टाइम, फिफ्थ लिखिए टेम्परेचर, सिक्स लिखिए, सिक्स नंबर लिखिए लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी हिंदी में पढ़ा होगा ज्योति तीव्रता, पढ़ा है, ज्योति तीव्रता, इसकी यूनिट क्या होती है, कैंडिला, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की क्या होती है, एम्पियर, टेम्परेचर की क्या होती है, डिग्री या केल्विन, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए 7 नंबर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो 6 नंबर है लुमिनस इंटेंसिटी, 7 नंबर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अब मैंने बोला कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है, वो क्या है, मान लीजिए है 2 मीटर, 2 मीटर, तो मान लीजिए कोई लेंथ है 2 मीटर का मतलब क्या है, ये 1 मीटर और ये 1 मीटर, मतलब, और ये m क्या है, दिस इज द यूनिट, दिस इज द यूनिट, यूनिट किस चीज की, लेंथ की, दिस इज द यूनिट ऑफ लेंथ, और व्हाट इज 2, दिस इज न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये 2m का क्या मतलब है, 2m का मतलब है कि हमने यूनिट को कितनी बार रिपीट किया, 2, कितनी बार रिपीट किया, 2 बार, एक 1m कितना हो गया 2m, तो m कितना है, m इज द यूनिट एंड 2 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, 2 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। मैं बोलूं 7m लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ समथिंग इक्वल टू 7m, तो m क्या हो जाएगा, m इज द यूनिट, 7 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, 7 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। बात समझ में आई, देखिए इसको नोट कर लीजिए। अच्छा यूनिट क्या होती है ना, हेडिंग डालिए यूनिट, हेडिंग डालेंगे यूनिट, यूनिट क्या होती है, व्हाट इज यूनिट, क्या होती है यूनिट, हाँ क्या होता है, मौलिक इकाई, हाँ बहुत दिनों बाद सुना मैंने, क्या होता है, मौलिक इकाई, ठीक है। इसकी डिफिनीशन क्या है, व्हाट इज द डिफिनीशन, बताओ, परिभाषा बताओ, जैसे बेटा कोई पहले लिखा देते तब समझाते हैं, लिखो, इट इज एन ऑर्बिटरी चूजन स्टैंडर्ड, इट इज एन ऑर्बिटरी, ऑर्बिटरी BIO, ऑर्बिटरी चूजन स्टैंडर्ड, लिख लो भी समझाते हैं मतलब, चूजन स्टैंडर्ड by comparing which, by comparing it we can measure we can measure the physical quantity, it is the arbitrary chosen standard, by comparing it we can measure the physical quantity, we can measure the physical quantity, ठीक है। बात समझिए, ये क्या, जैसे मान लो ये पेन है बेटा ना, पेन की लेंथ कितनी लग रही है आपको, 15 सेंटीमीटर, छोटी स्केल के बराबर, अच्छा छोटी स्केल है तभी तो आप कंपेयर कर पा रहे हो, छोटी स्केल आपके पास है तभी तो आप कंपेयर कर पा रहे हैं, अगर आपके पास नहीं होती तो आप कंपेयर कैसे करते हैं, तो क्या कर रहे हैं, ऑर्बिटरी चूजन स्टैंडर्ड, आपको पता है वो 15 सेंटीमीटर है और उससे आपने क्या किया, कंपेयर कर लिया, तो इसकी लेंथ आपको निकल के आ गई। अच्छा किसने फिक्स किया वो 15 सेंटीमीटर, आपको नहीं, इतने को हम 15 सेंटीमीटर नहीं मानते, लगभग इतना 15 सेंटीमीटर, छोटी स्केल इतनी बड़ी होती है ना, हम नहीं मानेंगे, हम इतने को मानेंगे 15 सेंटीमीटर, हमारा मन
आप यहाँ पे मीटर 15 सेंटीमीटर की स्केल जो है आप बहराइच में खरीदिए और लखनऊ में खरीदिए, क्या सेम लेंथ की मिलेगी? अच्छा बेंगलोर चले जाइए, वहां खरीदिए, सेम मिलेगी। अच्छा अमेरिका चले जाइए, वहां खरीदिए, मिलेगी सेम? डाउट है? जापान चले आइए, चाइना, चाइना का भरोसा नहीं है, वो तो अपना स्टैंडर्ड डेवलप कर सकता है ना? नहीं, चाइना में भी सेम ही है, लेकिन चाइना हर चीज मानता नहीं किसी की, वो तो अपना ही चलाता है। लेकिन क्या है, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एजेंसी थी, उन्होंने क्या कर दिया, सब स्टैंडर्डाइज कर दिया। तो उन्होंने ये सब लेंथ वगैरह क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया, जिसकी बेसिक डिफिनीशन एनसीईआरटी में दी हुई है ना, कि वो वहां पे कहीं पे रखी हुई है, उसकी लेंथ कितनी है, वो जो लेंथ है उसकी वो कितना है, 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, या उसका क्या है, उसकी लेंथ की डिफिनीशन वहां पे दी हुई है। जैसे मान लीजिए मास का है, तो मास का भी लिखा हुआ है, जो जिनेवा में रखा हुआ है ना, कुछ भार है तो उसको, जैसे 1 kg है तो 1 kg भाई बहराइच में भी उतना है और लखनऊ में भी उतना है, बेंगलोर में भी उतना है। 1 kg कितना है भार जो है, तो वो भार आपके पास है ही नहीं, तो आप कंपेयर कैसे करेंगे? आपको 1 किलो सेब खरीदना है तो तराजू में देखा होगा, इधर बाट रखता है, इधर क्या करता है, कभी कभी पत्थर भी रख देता है ना, तब भी आप भरोसा करके ले लेते हो, लेकिन लेना नहीं चाहिए। वो स्टैंडर्ड से क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, स्टैंडर्ड से क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है। अच्छा वो स्टैंडर्ड आया कहां से, पूरे वर्ल्ड में क्या है, वो स्टैंडर्ड सेम है, पूरे वर्ल्ड में क्या है, सेम है। अगर अलग अलग होता तो बहुत डिफिकल्टी होती, बहुत सारी डिफिकल्टी होती। पता चला वहां से जापान वालों ने ऑर्डर दिया कि 100 टन आलू हमें भेज दो, आपने, आपके यहाँ टन अलग है, उनके यहाँ टन अलग है, आपने 10 किलो भेज दिए, हो सकता है ना। आपने कपड़ा, मान लो टेक्सटाइल एजेंसी आपकी, आपने क्या किया, कपड़ा ट्रांसपोर्ट किया जापान से और मीटर में लेंथ नापी गई, उनका मीटर छोटा था, तो आपको क्या हुआ, कम सामान मिला। तो बहुत सारी मतलब व्यवहारिक दिक्कतें आएंगी कि नहीं आएंगी, तो इन सब चीजों को क्या कर दिया गया, स्टैंडर्ड कर दिया गया। क्या दिया गया, स्टैंडर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इसी तरह से लेंथ है, मास है, ज्योति तीव्रता है, करंट है ना, ये सारे जितने स्टैंडर्ड हैं सबको क्या कर दिया गया, सेम कर दिया गया, ठीक है। तो वही चीज है। अब जैसे मान लो जैसे 1 सेकंड है, 1 सेकंड का जो समय है भाई, घड़ी ऐसे क्लिक करती है ना, क्लिक की तो यहाँ पे पहुंच गई, 1 सेकंड में ऐसे ऐसे करती है ना, तो 60 बार करती है तो क्या होता है 1 मिनट। 1 मिनट में कितने, 60 सेकंड। अच्छा 1 सेकंड कितना समय है भाई, ये भी तो डिफाइन होगा, 1 सेकंड कितना समय। तो मैं हर क्लास में बताता हूँ, क्योंकि मैंने 12th में याद किया था इसको। 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31 हजार, बोलो बोलो, फोन नंबर मिल जाएगा 770, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मिला लेना, पता नहीं किसका है, मिलाना नहीं। इसमें क्या है कि कोई कंपन का, इसका ये है कि जो परमाणु है, कोई घड़ी है, उसमें क्या करता है, इतनी बार वो वाइब्रेट करता है, इतनी बार वाइब्रेशन होता है 1 सेकेंड में, कितनी बार, 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31 हजार 770 बार। फर्जी की चीज है, कभी नीट में नहीं आएगा, ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग चाहिएगा तो इसका डायमेंशन वगैरह पढ़ लीजिएगा, हमारे 12th के मास्टर ने बहुत मार मार के याद कराया था, तो अभी तक याद है दिया हुआ है एनसीईआरटी में, पहले ही चैप्टर में है। अच्छा कोई मतलब नहीं, इसको पता नहीं क्या टीचर डांटता तो हम याद कर लिए भाई, जो बताया वो याद कर लिया। हम लोग तो टीचर की रिस्पेक्ट करते थे, अब जमाना अलग है, अब आप लोग बातें नहीं मानते हैं। हाँ विद्या मंदिर से 10th है मेरा, 12th तो यहीं से है, गांधी इंटर कॉलेज से। 12th में पढ़ते ही कहाँ थे, कोचिंग पढ़ते। अब ऐसे भी 10th में कौन पढ़ता है, कोचिंग, कोचिंग अगर बंद हो जाए तो बच्चे हाई स्कूल इंटर पास होना बंद हो जाए। मैं बता दूं, आप कितने भी अच्छे कॉलेज से पढ़ रहे हैं, अच्छे कॉलेज का बच्चा भी जा रहा है शाम को कोचिंग, क्यों जा रहा है, अगर अच्छा स्कूल है तो उसको जाने की जरूरत ही नहीं है, क्यों जाते हैं। पॉइंट ऑफ डिस्कशन, पॉइंट ऑफ डिस्कशन तो यही है, क्यों जा रहे हैं। अच्छा वो बोलते हैं ना कि स्कूल से क्या क्या मिलेगा, तो बोलते हैं ड्रेस मिलेगा, बुक्स मिलेगी, हाँ ट्रांसपोर्ट का होगा, कल्चरल फेस्ट होगा, सब चीज दुनिया भर की, जू की ट्रिप होगी। और कहते पढ़ाई, पढ़ाई के लिए कोचिंग, पढ़ाई के लिए टीचर हायर कर लीजिए ना, पढ़ाई के लिए क्या है कोचिंग। तो ये चीज गलत है, स्कूल में ही, स्कूल ही इतना अच्छा हो कि आपको कोचिंग जाने की जरूरत ही ना पड़े।
अच्छा ये हर जगह नहीं है बेटा, ये आप रह रहे हो यहाँ पे इसलिए आपको लग रहा है, आप यहाँ से उठ के जरा बाहर जब जाओगे ना तब आपको पता चलेगा आप कितनी गलत जगह पे रह रहे हो। गलत जगह नहीं, अब जहाँ पैदा हो भाई वहां तो रहना ही पड़ेगा, उसमें क्या आपका बस नहीं है। लेकिन जो दिल्ली के, लखनऊ के, अहमदाबाद, बेंगलोर, अहमदाबाद बेंगलोर तो फिलहाल बहुत, वो साउथ तो हम लोग से बहुत आगे हैं, हम लोग बहुत पिछड़े इलाके हैं। बहराइच पता है ना, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में सबसे पिछड़ा जिला है बहराइच जो है। 46 पॉइंट समथिंग % इसकी लिटरेसी रेट है, जो पूरे इंडिया में सबसे कम है। नॉट जस्ट वी आर नंबर 1 ऑन दिस। अच्छा सेकंड नंबर पे हम, ज्यादा कुछ मत हो, सेकंड नंबर, पहले नंबर पे कौन सा है? श्रावस्ती, हमारा भाई श्रावस्ती पहले हमारा ही था, अब अलग हो गया। वो क्या है? फर्स्ट नंबर, पूरे इंडिया में सबसे नीचे नंबर का है लिटरेसी रेट, ठीक है। तो बहुत पिछड़े इलाके हैं, तो यहाँ पे वो कल्चर नहीं है। आप जब बाहर जाओगे ना, जब MBBS या कहीं पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप कब पढ़ोगे और आपके साथ के बच्चे पढ़ रहे हैं, तब आपको लगेगा कि आपने अभी बेटा तुम लोग को इतनी पॉलिशिंग, इतनी मेहनत की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि समहाउ जो बैकग्राउंड है वो तुम्हारा स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए दिक्कत पड़ रही है। नहीं तो फिर अभी तक तो कोर्स में पहुंचा दिया तो थर्मोडायनेमिक्स खत्म कर दिया होता। अभी धीरे धीरे क्यों पढ़ा रहा हूँ? इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि भाई तुमको सबको साथ में लेके चलना है, इसलिए मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। तो दिक्कतें आएंगी बेटा, उसमें कोई वो नहीं है, बट मेहनत तो कभी ना कभी तो करनी है। तो चलो जब अब मौका मिला है तो अभी कर लें, ठीक है। चलो ये सब चर्चा का विषय है, इसको छोड़ो। तो हम क्या कर रहे थे? यूनिट पढ़ रहे थे हम लोग ना। तो इसमें लिखिए, इट इज द आर्बिटरी चूजन स्टैंडर्ड बाय कंपेयरिंग इट वी कैन मेजर द फिजिकल क्वांटिटी, वी कैन मेजर द फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। और देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट, हेडिंग डालिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट बताइए क्या क्या होनी चाहिए? बताइए। देखिए पहली बात तो ये, इट शुड बी वेल डिफाइंड, इट शुड बी वेल डिफाइंड। लिखिए, फर्स्ट लिखिए, यूनिट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए? इट शुड बी वेल डिफाइंड, इट शुड बी वेल डिफाइंड, ठीक है। सेकंड लिखिए, एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या है? ये मतलब इसको यूज करने में क्या हो, बहुत ही आसान हो, और हर जगह ये क्या हो, मिल जाए आपको, ये हर जगह क्या हो, अवेलेबल हो जाए, एक्सेस हो जाए। ये नहीं कि जैसे आप मान लो लेंथ नापनी है, आपको स्केल ढूंढ ही नहीं मिल रही है, पूरा बहराइच ढूंढ डाला, आपको स्केल मिली ही नहीं। या आपको क्या करना है, मान लो आपको किसी को कोई व्यापार करना है, मान लो ना, फल का ठेला किसी को लगाना है, उसको 1 किलो का बाट खरीदना है, पूरे बहराइच में मिल ही नहीं रहा है, क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो क्या होना चाहिए? एक्सेसिबल होना चाहिए, वो बाट मिलना तो चाहिए, नहीं मिलेगा तो कैसे करेगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, इनवेरिएबिलिटी, इनवेरिएबिलिटी, इनवेरिएबिलिटी का मतलब क्या? इनवेरिएबल होना चाहिए बेटा, चेंज नहीं होना चाहिए। 1 किलो जितना बहराइच में उतना ही लंदन में भी होना चाहिए ना, जो केजी है। अब पता चला आप यहाँ से चले गए फॉरेन में MS करने के लिए, वहां 1 किलो सेब खरीदा तो 2 सेब मिले, तो आप उससे लड़ाई कर लेंगे? बिल्कुल कहेंगे हमारे तो 1 किलो में 6 या 7 चढ़ते हैं, 2 ही चढ़े। तो क्या होना चाहिए? इनवेरिएबिलिटी, उसमें क्या होना चाहिए? इनवेरिएबिलिटी होनी चाहिए, वेरी नहीं करना चाहिए। जो 1 kg है 1 kg ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। फोर्थ, कन्वीनियंस टू यूज, कन्वीनियंस टू यूज, कन्वीनियंस टू यूज। बेटा यूज करने में भी क्या होना चाहिए? कन्वीनियंस होना चाहिए ना। मतलब जैसे बाट है या मतलब स्केल है, देखो कितना छोटी सी स्केल बनाया, उससे नाप लिया तो ये इतना सेंटीमीटर बता दिया, या वेट रखा, वजन नाप लिया, तो ये क्या है? कन्वीनियंस टू यूज। जैसे जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं है, क्या वो भी वेट नाप सकता है? बिल्कुल। अच्छा क्या लेंथ नाप सकता है? कपड़े की दुकान पे काम करते हैं, तुरंत वो फीता रख के मीटर रख के काट देते हैं, क्या उनको फिजिक्स पढ़ाना जरूरी है? बिल्कुल नहीं जरूरी है, वो भी अपना काम कर लेंगे। तो कन्वीनियंस टू यूज है, लेकिन उन्हीं को वर्नियर कैलिपर्स दे दो, क्या वो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो वर्नियर कैलिपर्स क्या है? थोड़ा सा कन्वीनियंस टू यूज है? नहीं है।
वो वही बच्चा कर सकता है जो 12th में फिजिक्स जिसने पढ़ा वही तो यूज कर पाएगा। क्या साधारण आदमी यूज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो यूनिट क्या होनी चाहिए? कन्वीनियंस टू यूज। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट तीन होती हैं, MKS, दूसरा, तीसरा मास को केजी में, और है नहीं, मास को केजी में, लेंथ को मीटर में, मास को केजी में, और टाइम को सेकंड में। इसमें लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में। इसमें लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में, और टाइम को सेकंड में। ठीक है, ज्यादा डिटेल नहीं लिखा रहे हैं, बाकी थ्योरी किताब में आपके दिया हुआ है। ठीक है, तो एक्चुअली में ये सब चीजें डिफाइन करते हैं। जैसे बुक्स भी आप लोग पढ़ते हैं तो बुक्स के बहुत स्टार्टिंग में लिखा होता है कि दिस बुक इज बेस्ड ऑन MKS और SI सिस्टम। MKS को क्या बोलते हैं? SI सिस्टम। और SI सिस्टम क्या सिस्टम? SI सिस्टम। SI मतलब स्टैंडर्ड यूनिट। अच्छा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ना। ठीक है, ये सब इंस्पेक्टर वाला SI नहीं है। कौन सा है? SI यूनिट और MKS यूनिट। SI यूनिट और MKS यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। चलिए SI सिस्टम, SI सिस्टम लिख भी लो एक बार। SI सिस्टम अलग से भी लिखो, ये सारे लिख लिया। तीन सिस्टम है। SI सिस्टम में एक्चुअली और जो यूनिट होती है ना उनको भी डिफाइन कर देते हैं। ये तीन ही यूनिट डिफाइन किया ना मैंने। कौन सा? लेंथ, मास और टाइम। लेंथ, मास और टाइम, तीन चीजों को डिफाइन किया। उसमें और भी डिफाइन कर देते हैं। टेम्परेचर किसमें नापते हैं? केल्विन में। और लुमिनस इंटेंसिटी किसमें? कैंडेला में। ठीक है, वैसे MKS को भी SI भी कहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। हाँ राजन जी बताइए। नमस्ते। व्हाट इज SI सिस्टम? बोलो। मास किसमें? केजी। लेंथ किसमें? बोलो। मीटर। और टाइम किसमें? सेकेंड। और लुमिनस इंटेंसिटी किसमें? बोलो। कैंडिला। कैंडिला है भाई, कैंडल नहीं है। क्या है? कैंडिला। और टेम्परेचर किसमें? डिग्री की केल्विन? केल्विन किसमें? केल्विन। डिग्री से केल्विन, केल्विन से डिग्री बदल देते हो? नहीं, भूल गए? नहीं भूल गए? 27 डिग्री बराबर बराबर कितना? बोलो। 27 डिग्री बराबर कितना केल्विन? अरे
27 डिग्री बराबर कितना केल्विन? 300। ये वाला फॉर्मूला C/5 बराबर F माइनस 32/9 बराबर K माइनस 273/5। याद आ रहा? धुंधला धुंधला सा, हल्का फुल्का सा, कभी जीवन में पढ़ा हो। बराबर R/4। अच्छा ये कौन सी यूनिट है सर? R वाली? ये तो नहीं आपने बता दी। ये भी पढ़ा है क्या? नहीं ये नहीं पढ़ा, ये पढ़ाएंगे हम। ये कौन अब बताएंगे तो थर्मो स्टार्ट करेंगे तो बताएंगे। कुछ अलग भी तो बताएंगे, नहीं तो लगेगा कि 12वीं के मास्टर वाला पढ़ा रहे हैं। क्या है? R/4। R/4 छोड़ो उसको। अच्छा इसका एक शॉर्टकट भी होता है ना, T बराबर क्या? T प्लस 273। तो जो भी हो डिग्री में ये केल्विन में आ जाता है, तो पता ही होगा। ये किसने बोला? ये वाला पता है? ये वाला पता है? ये वाला इसमें सबको निकाल सकते हो, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, चारों यूनिट में निकाल सकते हो ना। एक फॉर्मूला याद करो, बार बार हर जगह लगा सकते हो। अमाउंट एक और लिखो इसमें, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। एसआई सिस्टम में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसमें? इसमें मोल। मोल क्या है? केमिस्ट्री टीचर से पूछिए। इलेक्ट्रिक करंट किसमें? एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट किसमें? एम्पियर। क्या मैथ्स के बच्चों की केमिस्ट्री और बायोलॉजी बहुत, मतलब बायोलॉजी का तो सवाल ही नहीं उठता है। बायोलॉजी 10th में दिया था लास्ट पेपर, उसके बाद नमस्ते कर लिया, कभी मुलाकात नहीं हुई। केमिस्ट्री का पेपर लास्ट दिया था बीटेक फर्स्ट ईयर में। बीटेक फर्स्ट ईयर में सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। हाँ बायो के बच्चों को, अरे बायो से नमस्ते कर लिया था, बायो के सब्जेक्ट से। फिर केमिस्ट्री से तो बायो के बच्चों से थोड़ा नमस्ते किया है। बायो के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी सब्जेक्ट से। वो हमें बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ तुम समझाना क्या कह रही हो। हाँ बायो के बच्चों को फिजिक्स क्यों पढ़ाया जा रहा है? अच्छा हाँ ये सही बोला उसने। देखो फिजिक्स का यूज हर जगह है, फिजिक्स का यूज हर जगह है। और फिजिक्स जो है ना आपके रियल लाइफ में भी बहुत यूज आती है। अगर आप पढ़े लिखे इंसान हैं, देखो बेटा हर जगह पे आप फायदा करेंगे। आप अच्छे ड्राइवर बनेंगे, गाड़ी बहुत बहुत पैसा कमा लो, मर्सिडीज चला रहे हो। और मर्सिडीज अभी पता चला साइरस मिस्त्री का, पता चला ना आप लोग? नहीं पता चला साइरस मिस्त्री कौन है? ये भी पता है? नहीं ये भी नहीं पता। टीसीएस का सीईओ था। टीसीएस पता है? ये भी नहीं पता है। ओ भाई कौन सी दुनिया में रह रहे हो तुम लोग। टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इंडिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी, सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी। ठीक है, रतन टाटा इसके मालिक हैं। ठीक है, उनकी सॉफ्टवेयर कंपनी है टीसीएस। इसके सीईओ थे साइरस मिस्त्री। तो अभी रिसेंट में एक्सीडेंट हो गया, उनकी डेथ हो गई। 52 वगैरह ईयर के थे या जो भी थे, ठीक है ना, 52 वगैरह केस थी। और लगभग कितने पैसे होंगे इनके पास? 10,000 करोड़ से ऊपर ही थे। क्या? तो सीईओ थे तो क्या सीईओ कम पैसा कमाता है? टाटा सर्विसेज का सीईओ है बहुत। गूगल के सीईओ का जान लो क्या पैसा है, कितना पैसा है? सुंदर पिचाई का। सुंदर, अच्छा सुंदर पिचाई पता है? गूगल आईटी खड़गपुर का एलुमनाई है। अच्छा हम लोग बहुत प्राउडली कहते हैं, वो नहीं कहता है, हम ही लोग कहते हैं। इंडिया वाले कहते हैं बड़ाई करते रहते, वो नहीं कहता हमने मन से, हम लोग करते हैं। लेकिन जो भी है बेस तो यहीं का है, बेस तो आईटी खड़गपुर ने ही उसका बनाया। फिर आगे उन्होंने, उनके पास 3-4 डिग्री हैं, यहाँ से बीटेक है, उसके बाद एमएस है, उसके बाद डबल पीएचडी है, बहुत सारी डिग्री हैं उनके पास। उसके बाद तमाम उन्होंने रजिस्ट्री पे ये गूगल क्रोम जो है ना, आप लोग गूगल क्रोम तो यूज करते हो, उन्हीं ने ही बनाया है, उन्हीं ने ही बनाया है गूगल क्रोम। मतलब कोई एक पर्सन नहीं बनाता, कंपनी में डेवलपमेंट में बहुत सारे लोग हिस्सा करते हैं, लेकिन उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड है, मतलब उन्हीं के दिमाग की क्या है, उपज है, वो एक तरीके से कह सकते हैं। तो वो है, मैं ये कह रहा था कि जैसे मान लो इनका एक्सीडेंट हो गया, तो वैसे तो ये नहीं चला रहे थे गाड़ी, कोई और चला रहा था गाड़ी, लेकिन गाड़ी चलाने में भी फिजिक्स यूज है।
ना, फिजिक्स यूज है। आज ही मैंने आपको पढ़ाया, फ्रिक्शन पढ़ाया, बारिश हो गई, सरफेस क्या हो गई, सरफेस का फ्रिक्शन कम। तो जैसे वो जो है क्या कहते हैं, टायर आगे बढ़ता क्यों है, मैं आगे चल क्यों पा रहा हूं, क्योंकि जब मैं फोर्स लगा रहा हूं पीछे तो फ्रिक्शन लगा रहा है आगे। और अगर ये सरफेस क्या हो जाए, स्मूथ हो जाए, इस पे तेल गिरा दो, प्रैक्टिस करो, तेल गिरा दो, तो आप क्या करेंगे, इस पे फिसलते रहेंगे और दांत वांत तोड़ लेंगे अपना, ना गिर सकते हैं। तो बारिश में क्या हो रही है, बारिश में सरफेस कैसी है, उसका फ्रिक्शन कम हो गया। तो बाइक या कार या कोई भी चीज है वो क्या हो सकती है, स्किड हो सकती है, स्किड हो सकती है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो आपको क्या करना है, गाड़ी धीरे चल, जो बच्चा स्कूटी साइकिल या किसी चीज से भी आ रहा है, बारिश हो रही है, आप धीरे चलाइए, आप धीरे चलाइए। अच्छा, जितना तेज चलाएंगे उतना ही तेज स्किड होने की संभावना है, क्योंकि फ्रिक्शन प्रॉपर मिलेगा नहीं, आप मूव ऐड कर नहीं पाएंगे, आप उसी जगह पे रोटेट कर जाएंगे और आप गिर सकते हैं, है कि नहीं। तो अच्छे से आपने फिजिक्स पढ़ा हुआ तो आपको समझ में आ रहा है। इधर अच्छा वो पढ़ाया था, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इधर घूमो तो इधर हो जाओ, इधर घूमो तो इधर हो जाओ, ये सारी चीजें थी। झटका लगता है, ये लगता है, वो लगता है। आप फिजिक्स अच्छे से पढ़ लोगे ना तो आपको दुनिया का देखने का तरीका और नजरिया आपका चेंज हो जाएगा, आप चौंक के नहीं देखोगे। जैसे बहुत सारे लोग हैं मेले में जाके देखते हैं, अरे भैया ये कैसे घूमत कैसे हैं, गाड़ी चलत कैसे, जनरल पब्लिक आप देखिए लोग कैसे बातें कर रहे हैं आपके अगल बगल, गांव के लोग ये देख रहे हैं बढ़िया, ये कुछ घूम रहा है, आपको पता है, पता है सेंट्रल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको पता है, आप नॉर्मल हो, अरे वो ठीक है, वो वेलोसिटी मेंटेन करेगा, उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, इधर से नॉर्मल एक्शन से बैलेंस कर रहा है, वो चला रहा है, हम चलाएंगे, हम भी कर लेंगे, कौन सी बड़ी चीज है, कर सकते हैं ना, उसमें हाँ नहीं करेंगे आप लोग कि हाँ ये कैसे हो रहा है, आपको पता है, आपको नॉलेज है। तो फिजिक्स तो बेटा हर जगह काम आएगी, ऐसा नहीं काम नहीं आएगी, और आपको हर जगह काम आएगी फिजिक्स। लेकिन जैसे मैथ्स का बच्चा है उसको बायोलॉजी का काम नहीं लगता, अरे हम लोग इंजीनियर हैं तो हम लोग को कहीं काम ही नहीं लगता, बायोलॉजी का बायोलॉजी नहीं पढ़े, नहीं पढ़ा, कहीं काम ही नहीं मिला, कभी मुलाकात ही नहीं है बायोलॉजी से, और केमिस्ट्री का भी पता नहीं लगता। और लेकिन देखो बाद में तो, शुरुआत में तो सब पढ़ना पड़ता है बेटा, जैसे बीटेक करोगे तो बीटेक में जैसे मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स है तो फर्स्ट ईयर में सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, बायो नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती, सारे जितनी इंजीनियरिंग होती है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑल इंजीनियरिंग, बायोटेक को छोड़ के, बायोटेक का डिवीजन अलग है बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है, वो तो बायोलॉजी वाले ही करते हैं, बायोटेक वाले, तो सारा पढ़ाया जाता है। अब वो आखिरी मतलब आखिरी में केमिस्ट्री का पेपर था, उसको दे के आया, उसके बाद मैंने केमिस्ट्री देखा नहीं कभी, और दे के आया तो मुझे लगा था मैं फेल हो जाऊंगा केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री के पेपर में 100 में 52 या 54 नंबर आए थे, पास हो गए थे। हम कहा बस ठीक है, बस छोड़ो इसको, अब नहीं करेंगे। तो वो चीजें थी, उस चीज को छोड़ो, उस चीज को नहीं करना है, अभी आपको सब लेके चलना है। अच्छा क्यों है कैसा है, ये सब सोचने का आपके पास समय नहीं है। जो आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं उसकी जो रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी ही करनी है, क्यों पढ़ना है क्यों नहीं पढ़ना है ये नहीं सोचना है। अब बेटा तुम लोग वो भी तो पढ़ते हो, जूलॉजी भी तो पढ़ते हो, और बॉटनी पढ़ लो, बॉटनी का भी यूज नहीं पड़ेगा आगे, नहीं पड़ेगा, एमबीबीएस करोगे बॉटनी का यूज ही नहीं पड़ेगा, बिल्कुल यूज नहीं पड़ेगा, और पढ़ लो। क्यों पढ़ रहे हो, इट्स अ स्टडी ऑफ नेचर, इट्स द स्टडी ऑफ नेचर, कि फूल कैसे खिला, कोशिका कैसे बनी, कैसे उसके अंदर परागण हुआ या व्हाटएवर, मुझे तो पता ही नहीं बिल्कुल ना, तो कैसे क्या, हाँ क्या, तो वही पढ़ा था, सेल कभी पढ़ा ही नहीं, हिंदी में ही पढ़ा था। अब आवृत्ति और अनावृत्ति बीजी, मुझे तो वो याद है अभी तक, हाँ तो वो नहीं पढ़ते थे। अब वो सब चीजें आप पढ़ रहे हैं, आप जब एमबीबीएस करने जाएंगे आपका यूज नहीं पड़ेगा, आपका जूलॉजी का यूज पड़ेगा। उसमें भी क्या है कि पहले अभी तो आप कुत्ते बिल्ली रैपिड सब पढ़ रहे हैं, फिर उसमें क्या हो जाएगा फोकस, फिर इंसान पे फोकस हो जाएगा। अभी तो पढ़ रहे हो जूलॉजी में सारे जीव जंतु पढ़ रहे हैं, अब उसमें फिर क्या पढ़ोगे, ह्यूमन बॉडी। अब उसके बाद जब आप एमबीबीएस कर लिया तो ह्यूमन का कोई एक पार्ट, या दांत हो गया या मस्तिष्क हो गया या हाथ हो गया या हड्डी हो गई या स्किन हो गई या लीवर हो गया या किडनी हो गई, आप किस में स्पेशलाइजेशन करेंगे, किसी एक चीज में, ठीक है, या हार्ट स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजी ना, तो उस पे, या गैस्ट्रोएंटरोलॉजी या नेफ्रोलॉजी, ठीक है, या स्किन के बनेंगे या मानसिक रोग विशेषज्ञ बनेंगे। तो ये क्या है, ये सारे आपके डिपार्टमेंट, लेकिन वो वहां तक पहुंचोगे कैसे, वहां तक पहुंचोगे कैसे, जाने का रास्ता यही है,
जाने का रास्ता। जो कार्डियोलॉजी किया है वो क्या उसने फिजिक्स नहीं पढ़ी है? उसने भी फिजिक्स पढ़ी है, हर जगह यूज है। और आजकल के टाइम में बेटा अगर सर्जन बनना है, सर्जरी के तमाम इंस्ट्रूमेंट आते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे। ईएनटी वाले डॉक्टर देखे, ईएनटी वाले डॉक्टर्स होते हैं ईयर नोज एंड थ्रोट, ईयर नोज एंड थ्रोट, ईएनटी डॉक्टर होते हैं। थ्रोट मतलब गला, नाक कान गला, ईयर नोज एंड थ्रोट, यही नहीं पता इसको। ईएनटी, ईयर नोज एंड थ्रोट, उसके डॉक्टर होते हैं। तो कान में वो कैमरा सा डालते हैं, उसके बाद पूरा कैमरा क्या होता है, बड़ी सी बिग स्क्रीन पे आ जाता है। अब उसको चलाने के लिए सर्जन बनोगे, 3 छेद कर देते हैं। किडनी का ऑपरेशन कॉलबिटर का किसी को सुना है? हाँ, पेट जैसे होता है, नहीं डायलिसिस नहीं, तो इसमें 3 छेद कर देते हैं। 3 जगह से 2 जगह से कैमरा डालते हैं, एक जगह से क्या करते हैं, ऑपरेशन कर रहे होते हैं। अब उसको चलाने के लिए भी आपको क्या चाहिए, नॉलेज ऑफ फिजिक्स आनी चाहिए। सर्जन बनोगे तब तो जानना ही जानना है। इतने बड़े बड़े हैवी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, तो वो करोगे तो सब चीज जानना पड़ेगा। तो इसलिए किसी चीज को छोड़िए मत बेटा, हर चीज पढ़िए। और ये उम्र है भाई सीखने की, बिना इसको पढ़े नहीं निकलेगा नहीं, पहली बात तो यही है। उसके आगे का छोड़ो, लेकिन ये मत सोचो उसका काम नहीं लगेगा, काम लगेगा, हमेशा लगेगा। ठीक है, चलो बहुत बकवास करा दी तुम लोगों ने, टाइम खराब कराते हो और कुछ नहीं। क्या हो गया, एसआई सिस्टम, जल्दी से लिखें। देयर आर 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, देयर आर 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, देयर आर 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी बताइए, बताओ नहीं। एक प्लेन एंगल, सेकंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सेकंड सॉलिड एंगल, सेकंड सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ये एंगल क्या होता है बेटा, थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, एंड दिस इज सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल को लिखते हैं ओम से, ये होता है DA बाई आर स्क्वायर, DA बाई आर स्क्वायर। इसका एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन। इसका क्या होता है, स्टे रेडियन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, रेडियन, एंड इसकी सॉलिड एंगल की स्टेट। अच्छा ये सवाल बस नीट में आया हुआ था आप लोगों का, छोटा छोटा सवाल, यही एंगल आएगा, दोनों आए थे? नहीं बेटा दोनों था, उसमें ये था कि एंगल और मतलब इन दोनों में से कौन से किसके पास यूनिट है और डायमेंशन है या नहीं है। ठीक है, तो सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल बोथ हैव द यूनिट बट बोथ डज नॉट हैव द डायमेंशन, डायमेंशन नहीं है। अभी आगे बढ़ाएंगे डायमेंशन, बस समझ लीजिए। ये आर क्या होगा, मीटर, ये नीचे क्या मीटर, मीटर बाई मीटर, नहीं रेडियन नहीं रेडियस है, तो मीटर बाई मीटर, आर को भी मीटर में नापा, इसको भी मीटर, मीटर बाई मीटर कैंसिल हो गया, तो उसकी कोई यूनिट हुई नहीं हुई। इसका बोलो डीए क्या होगा, एरिया, एरिया मतलब आर स्क्वायर, नीचे भी आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो इसकी कोई डायमेंशन है नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द डायमेंशन बट डज नॉट हैव द यूनिट, या ऐसे टाइप से बना के क्वेश्चन दे सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, प्लेन एंगल सॉलिड एंगल में क्या होगा, यूनिट होगी बट डायमेंशन नहीं होगी। ये बात समझ में आई, ये क्वेश्चन आपकी बार नीट में आया हुआ है। नेक्स्ट लिखिए डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, हेडिंग डालिए डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसमें लिखिए these are those quantity, these are those quantity which are derived by these are those physical quantity which are derived by fundamental physical quantity, fundamental physical quantity। जैसे स्पीड, स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस किस में नापते हैं, मीटर, टाइम किस में नापते हैं, सेकंड, तो ये क्या हो गया मीटर पर सेकंड। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू
दैट इंटू हाइट, ये क्या हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, ये क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। ठीक है। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, हाँ अभी एक्सेलरेशन करो, हाँ डेंसिटी बताओ, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, ये क्या हो जाएगा, मास किसमें, मास मतलब केजी और वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब। ठीक। एक्सेलरेशन वेलोसिटी या अपॉन टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। जब चेंज इन वेलोसिटी होगी तभी तो एक्सेलरेशन आएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट और एक्सेलरेशन नहीं आएगा, तो इसको हम लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या हो जाएगा ये, वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, हाँ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड बराबर मीटर पर, अभी यूनिट निकालना है, डायमेंशन नहीं, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स, फोर्स एफ बराबर एम ए, ये क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी, क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, क्या सही है। बात समझ में आई, ठीक है। ये कुछ भी कर सकते हो, कितना भी कर सकते हो, ये क्या है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, ये सारी किससे बनती हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूज करके हम क्या बनाते हैं, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नोट कर लिया है, नोट हो गया, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने बोला कि 1 मीटर, 1 मीटर बराबर क्या, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होगा, पता है आपको, लेकिन थोड़ा इसकी एनालिसिस करो, ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू इन, अभी सुन लो, ये क्या है, यूनिट इन फर्स्ट सिस्टम, ये क्या है, व्हाट इज दिस, न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकंड सिस्टम, दिस इज व्हाट, यूनिट इन सेकंड सिस्टम। तो हमारा क्या हो जाएगा, N1 U1 बराबर N2 U2, यानी कि N इंटू यू बराबर क्या, कांस्टेंट। ये जानते हो नहीं जानते हो, हम लोग पढ़ते थे ना, P1 V1 बराबर P2 V2, PV बराबर कांस्टेंट, तो क्या लिखते थे, तो अगर ये होगा तो ये भी होगा, तभी तो होगा, ठीक है। तो NU बराबर कांस्टेंट, ठीक है। N1 लिखो, न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम, N1 लिखिए, न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम। U1 लिखिए, यूनिट इन फर्स्ट सिस्टम। N1 बराबर न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम, U1 लिखो, यूनिट इन फर्स्ट सिस्टम। N2 लिखिए, न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकेंड सिस्टम। U2 न्यूमेरिकल वैल्यू इन, अरे यूनिट इन सेकेंड सिस्टम, यूनिट इन सेकेंड सिस्टम। हेडिंग डालिए डायमेंशन,
मास को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एम से, लेंथ को कैपिटल एल से, टाइम को कैपिटल टी से। टाइम और टेम्परेचर में कंफ्यूज मत होइएगा। टेम्परेचर को किससे करेंगे, थीटा से, और थीटा से कर सकते हैं या के से कर सकते हैं, ठीक है, दोनों ही मिल सकते हैं आपको। और करंट को किससे करेंगे, एम्पियर, ठीक है। एक तरफ लिखिए, ये नोट करिए, जल्दी नोट करिए इसको। हो गया, करो बेटा, हो गया आकाश, ठीक है। देखिए फिजिकल क्वांटिटी, एक तरफ लिखिए फिजिकल क्वांटिटी, लिखिए यूनिट डायमेंशन, यूनिट यूनिट है डायमेंशन, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी और स्पीड, एक्सीलरेशन, फोर्स, स्पीड। चलो लेंथ की यूनिट क्या, मीटर, इधर बताओ डायमेंशन, एरिया क्या, मीटर स्क्वायर, कितना, वॉल्यूम कितना, मीटर क्यूब, इधर क्या, एल क्यूब, डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होगा, मीटर, अरे क्या होगा, केजी पर मीटर क्यूब, इधर बताओ एम एल माइनस 3, सही है। स्पीड बोलो, मीटर पर सेकेंड, कितना होगा, एल टी माइनस 1, भूल गए, और बताओ, नोट करो इसको जल्दी, नोट करो फिर इसको मिटा दें, फिर यहीं पे लिखें। हो गया, जल्दी नोट करिए। फोर्स का क्या होगा, फोर्स यूनिट बताओ पहले, एम ए, यानी कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या होगा, एम एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2, ठीक है। एंगल का बताओ, एंगल, प्लेन एंगल, आर्क अपॉन अपॉन रेडियस, बताओ, मीटर अपॉन मीटर, क्या हो जाएगा 1, यानी कि डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। सॉलिड एंगल बताइए, डीए बाई आर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, ये भी क्या है, डायमेंशन लेस। अच्छा यूनिट है, यूनिट तो है ही, कौन कौन सी, रेडियन और स्टेरेडियन। ठीक है, चलिए इम्पल्स का निकालिए, ये हो गया, निकाल लो, जल्दी नोट करो। इम्पल्स बराबर, इम्पल्स बताइए, फोर्स इंटू टाइम, फोर्स आ गया एम एल टी माइनस 2 इंटू टी, क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस 1। अच्छा मोमेंटम कितना, मास इंटू वेलोसिटी, बताओ एम एल टी माइनस 1, दोनों की डायमेंशन क्या है, सेम है, ये क्वेश्चन आता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैव द सेम डायमेंशन, विच ऑफ द, तो इसमें क्या करना, दोनों का निकालना पड़ेगा। अच्छा डायमेंशन अगर सेम है तो क्या फिजिकल क्वांटिटी भी सेम होगी, नहीं, अगर फिजिकल क्वांटिटी सेम है तो डायमेंशन सेम होगी, फिजिकल क्वांटिटी सेम है तो डायमेंशन हमेशा सेम होगी। फोर्स है, कैसा भी फोर्स है, डायमेंशन क्या होगा, सेम। एनर्जी है, कैसी भी एनर्जी है, चाहे काइनेटिक एनर्जी है चाहे पोटेंशियल एनर्जी है,
अगर वो एनर्जी है तो उसका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, mlt-1। आप निकालिए इम्पल्स, तो लिखिए एक लाइन, impulse and momentum have the same dimension, impulse and momentum have the same dimension। impulse and dimension have the same dimension। नेक्स्ट निकालिए वर्क, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू इंटू एल बराबर क्या, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, हाँ एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो वर्क और काइनेटिक एनर्जी दोनों का डायमेंशन क्या हो गया, सेम हो गया। और काइनेटिक एनर्जी नहीं, कोई भी एनर्जी है उसका डायमेंशन क्या होगा, यही होगा। ठीक है, इसमें एक लाइन लिखिए, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी हैव द सेम डायमेंशन, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी हैव द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ वर्क, एज दैट ऑफ वर्क। all types of energy have the same dimension as that of work। नोट कर लिया, हेडिंग डालिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये क्या कहता है, देखो बेटा, जैसे मैंने बोला कि आपके पास आधा किलो चीनी थी, उसमें आपने आधा किलो आलू मिक्स कर दिया, तो कितने किलो चीनी, आधा किलो चीनी। एक किलो, अच्छा आधा किलो, एक किलो चीनी में आधा किलो चीनी ऐड कर दिया, अब कितना किलोग्राम चीनी, 1.5 किलो चीनी। ठीक है, तो बेटा सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, वरना उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, वो उसका कोई मीनिंगलेस है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो सेम नंबर ऑफ क्वांटिटी, जैसे मैंने बोला कि अगर ये देखो, जैसे मैंने बोला 10 मीटर माइनस एक्स बराबर 8 मीटर, एक्स क्या होगा, एक्स क्या होगा, मतलब कौन सा लेंथ, मीटर में ही तो होगा, इसमें कोई लेंथ में से फोर्स हो ना माइनस कर सकते हैं ना। या मैंने बोला कि 10 न्यूटन प्लस एक्स बराबर बराबर वाई। ठीक है, इसमें एक्स और वाई क्या होगा, 10 न्यूटन प्लस एक्स बराबर वाई। एक्स और वाई क्या होगा, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होगी, फोर्स ही होगा। मीटर में न्यूटन लिखा है, न्यूटन में होगा। देखो 10 न्यूटन में कुछ न्यूटन जोड़ेंगे तो एक्स भी फोर्स को बताएगा और वाई भी फोर्स को बताएगा। बेटा फोर्स ही को ही तो जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये 10 में मान लो एक्स बराबर 2 जुड़ा तो कितना आया, 12 न्यूटन फोर्स आ गया ना। तो सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड। अच्छा मैं बोल लू 10 न्यूटन माइनस एक्स, 10 न्यूटन माइनस एक्स बराबर वाई, तो अब क्या होगा, अगर मान लो x बराबर 2 कर रहे तो 10 माइनस 2 करेंगे तो 8 न्यूटन आ जाएगा, तो भी क्या आ गया, फोर्स ही आया। तो सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, लिख लो इसको, इट स्टेट दैट, ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इट स्टेट दैट सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड एंड same quantity can be added and same quantity can be subtracted. It states that same quantity can be added or same quantity can be subtracted. तो लिख लो फोर्स प्लस एक्स प्लस बराबर वाई, तो एक्स भी फोर्स होगा और वाई भी फोर्स होगा, इसको लिख लो।
नेक्स्ट जैसे v बराबर u प्लस एटी है, ये क्या है, क्या है ये u इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है फाइनल वेलोसिटी, a क्या है एक्सेलरेशन, ये t क्या है टाइम। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड, ये क्या आ गया मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड, सेकंड का सेकंड कटा कितना है मीटर पर सेकंड, तो ये टर्म क्या है वेलोसिटी, ये टर्म क्या है, तो ये क्या आया, तो इक्वेशन क्या है सही है। अच्छा चलो एक और करते हैं, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये क्या है डिस्टेंस, यूटी मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड कितना मीटर, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड स्क्वायर कितना मीटर, मीटर में मीटर जोड़ा तो मीटर आया, आ गया ठीक है, यही चीज है। अब वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s भी कर सकते हो चाहो तो, ये तुम्हारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये मीटर पर सेकंड का स्क्वायर इंटू मीटर, तो ये क्या मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो ये भी क्या आ जाएगा मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, तो सारी इक्वेशन क्या है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे बेस्ड है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखो, ये तुम लोगों ने सारी इंटर में किया भी होगा ये सवाल, लिखिए p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर p माइनस बी बराबर आर टी, कौन सी इक्वेशन है नहीं पढ़ा, P डिनोट द प्रेशर लिखो, P डिनोट द प्रेशर, V डिनोट द वॉल्यूम एंड T डिनोट द टेम्परेचर। P क्या है प्रेशर, V वॉल्यूम, T टेम्परेचर, और R जो है वो गैस कांस्टेंट है, R क्या है गैस कांस्टेंट है। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ स्मॉल a एंड स्मॉल b, स्मॉल a एंड स्मॉल b निकालिए, फाइंड द डायमेंशन ऑफ स्मॉल a एंड स्मॉल b। चले मैं बता देता हूं, देखो समय, तो v माइनस बी है, ये कि v क्या है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में से वॉल्यूम ही तो कट सकता है, तो b का डायमेंशन क्या, b का डायमेंशन वॉल्यूम का डायमेंशन, और वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है मीटर क्यूब, इसका यार लिख सकते हैं एल क्यूब, मीटर क्यूब नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे एल क्यूब, मीटर क्यूब तो उसकी वो हो गया मतलब यूनिट हो गई। अच्छा ए अपॉन बी स्क्वायर, भाई प्रेशर में प्रेशर ही तो जुड़ेगा, तो ए अपॉन बी स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा प्रेशर के डायमेंशन के बराबर होगा, और प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है P बराबर एफ अपॉन ए, एफ क्या होता है बेटा एम एल टी माइनस टू अपॉन एल स्क्वायर, क्या हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये हो गया प्रेशर। ए का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ए का डायमेंशन हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू इंटू वी का स्क्वायर, वी मतलब क्या वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब एल क्यूब, और एल क्यूब का भी स्क्वायर क्या एल की पावर 6, और यहाँ पे एल की पावर 1 है माइनस 1 है, तो एम एल की पावर 5 टी माइनस, समझ पा रहे हो कि नहीं, जल्दी हो गया आ रहा समझ में, ठीक। चलो बेटा थैंक यू, अब नेक्स्ट क्लास में कराएंगे।